Personal use tips the balance in favor of fair use. एक गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था। किशन बहुत गरीब था। जब वो केवल 15 वर्ष का था तो उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। आज तक किशन ने सिर्फ दुख ही झेले थे। उसके पिता के मरने के बाद गांव के एक नटवर सेठ ने किशन से कहा, किशन के बच्चे, तेरे पिता ने मेरे से बहुत सा कर्ज लिया था। अब वो तो मुझे कर्ज दिए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले लेकर मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। अच्छा वो झोपड़ी का मैं क्या करूंगा? अगर पैसे नहीं हैं तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी मेरा कर्जा चुकेगा। अभी और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। किशन नादान था, इसलिए वो नटवर सेठ की बात आसानी से मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाता है तो मुझे मंजूर है। फिर क्या था, कुंदन नटवर सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वहाँ मजदूरी करने के बाद सेठ किशन को सिर्फ रात का ही खाना देता था, और वो भी 2 सूखी रोटियां। ये ले, इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। यही नहीं, नटवर सेठ किशन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे किशन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और किशन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह किशन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से सेठ की खेतों के उधर भागता है। जैसे ही खेत पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ लाठी लिए उसका खेत में इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर किशन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तुम बार बार यही गलती दोहराओगे। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ किशन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो किशन हमेशा सेठ की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन आज किशन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आपने मुझे देर तक खेतों में काम करवाया, इसीलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी, और इसी वजह से मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी किशन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। ओहो, तो तू क्या चाहता है किशन? गलती किसकी है? हाँ, मेरी। अरे तू तो अपनी माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान चलाता है। जा, निकल जा मेरे खेतों से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास ही लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। किशन खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर किशन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा किशन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास से एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज
कैसी है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? हे ऊपर वाले, अगर ऐसा हुआ तो ये तो मेरा अंत है। जैसे ही किशन झाड़ियों के पास जाता है तो वो देखता है कि झोपड़ियों के पीछे एक तोता था। किशन तोते को प्यार से देखते हुए बोलता है, ओह, तो वो तुम थे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था दोस्त। तभी किशन की नजर पेड़ के पास बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तप कर रहे थे। किशन को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास आओ। किशन साधु के बुलाने पर उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। भूखे प्यासे और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, तो तुम सबसे पहले उस झोपड़ी के अंदर जाओ। वहाँ कुछ फल रखे हैं, उन्हें उठाकर लाओ। किशन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर से कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बचे फल किशन को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम खा लो। लगता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। किशन को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैं सुबह से कुछ नहीं खा पाया हूँ? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। किशन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। किशन के हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। वाह, ऐसी लकीरें तो मैं आज तक सिर्फ राजाओं महाराजाओं के हाथों में देख चुका हूँ। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। किशन को साधु की बात सुनकर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे साधु महाराज? आपकी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। किशन की बात पर साधु मुस्कुरा देता है। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबों में बिताया है। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा बेटा, और मेरे जैसे किस्मत तो किसी को ना ही मिले तो अच्छा है। और आप कहते हैं कि मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से हंसने लगते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारा काम आएंगे। फिर क्या था, साधु का दिया हुआ फल साथ लेकर पश्चिम दिशा की ओर चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और किशन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर किशन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ ही गया। अब मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। किशन इधर उधर गांव में किसी काम और जगह के लिए भटकने लगता है कि तभी उसे रामलाल नाम का एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। रामलाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात करता था। किशन को देखकर वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में मुझे आज रात गुजारने की जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डिब्बे रखने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे मोहन को कितना बुलाया, वो मेरी मदद करने आया ही नहीं, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बेटा आओ। किशन बड़े मन से रामलाल की मदद करने लगता है। रामलाल को भी किशन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही रामलाल किशन को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ रामलाल और उसका बेटा मोहन अकेले रहते थे।
मोहन की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठाकर ले आए आप? तमीज से बात करो मोहन, ये किशन है, आज रात यहीं रहेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पर? आज कितना काम था। अरे पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूँ तुम कितना व्यस्त रहे होगे। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गए होगे। खैर, ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने को दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ जरूर, और आप देखना, आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। फिर किशन रामलाल और मोहन के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ किशन, तुम भी बैठो, हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? किशन जब ये देखता है कि रामलाल उसके साथ इतना प्यार से बातें कर रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों रहे हो? बहुत अरसे के बाद मुझे किसी ने ऐसे प्यार से बात की है, इसीलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए हम सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह किशन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज इसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और मोहन सेठ को भी उठा दीजिए। आहा, क्या खुशबू है चाय की। वाह 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 वाह, अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया किशन। अरे ऐसा तो मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेठ जी लगा रखा है, एक काम कर, तू मुझे चाचा कहा कर। रामलाल की ये बात सुनकर किशन को बहुत अच्छा लगता है और वो खुशी से कहता है, ठीक है रामू चाचा। अरे मोहन, अरे उठ जा, देख कृष्णा ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है, खुशबू से सारा घर महक रहा है। रामलाल के कहने पर मोहन उठ जाता है और तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं कि उन्हें बाहर से ढोल बजाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है चाचा? अरे बेटा, लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेश लाए हैं। वो इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चल कर देखते हैं। रामलाल और किशन बाहर जाकर देखते हैं तो सच में महाराज के महल के कुछ सैनिक जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सब गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो एक सैनिक बोलता है, सुनो गांव वालों, राजकुमारी दिव्या अपने विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही है। जो भी गांव वाला उनकी एक खतरनाक शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी दिव्या से करवा देंगे और राज्य भी उसी को सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी दिव्या की शर्त पूरी करना चाहते हैं वो कल सुबह महल पहुंच जाइएगा। सैनिक की ऐसी बात सुनकर गांव वालों में तो अफरा तफरी फैल जाती है। कई नौजवान राजकुमार बनने के लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें ये तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त आखिर थी क्या। बताओ, सभी लोग अब राजकुमारी की शर्त पूरी करने का सपना देख रहे हैं। न जाने वो कौन खुश नसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब रामलाल ये सब सुनता है तो वो भी अपने बेटे से कहता है, ए मोहन, क्यों ना कल तू महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, पर क्या पता राजकुमारी तुझे पसंद कर ले। अरे ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। अरे क्या मालूम राजकुमारी मुझे देखते ही शर्त वर्थ सब भूल जाए और मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए। उनका मुझ जैसे नौजवान पर फिदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना कोई तुमसे सीखे बेटा। असल जिंदगी में बिना कठिन परिश्रम के हमें कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा, मैं भी जीवन में यही सीखा है। हाँ तो किशन, तुम भी इसके साथ कल महल चले जाना।
क्या पता तुम्हारा भी भाग्य चमक जाए या फिर तुम्हें वहाँ कोई नौकरी ही मिल जाए। चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं, लेकिन हाँ, शायद मुझे वहाँ कोई नौकरी मिल जाए। अगले दिन किशन मोहन के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने का लालच था। देख रहे हो किशन भाई, इतनी भीड़ महल की तरफ तेजी से चली जा रही है। हर एक आदमी के मन में बस राजकुमारी को पा लेने का ख्वाब है। हाँ देखो, किसकी किस्मत चमकेगी आज। थोड़ा चलने के बाद सभी गांव वाले महल की सभा में पहुंच जाते हैं। वहां पर महाराज महारानी अपनी बेटी राजकुमारी दिव्या के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी गांव वाले और दूसरे राज्य के कई लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, तब राजकुमारी कहती है, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और उसे जो भी पूरा करेगा मैं उसी से ही विवाह करूंगी। तो क्या आप सब मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है? उतने में एक दूसरे राज्य का राजकुमार कहता है, हाँ राजकुमारी जी, हम सब तैयार हैं। आप सबने हमारे राज्य के पालतू शेर के बारे में तो सुना ही होगा। वो इस पूरे राज्य में तो क्या, आसपास के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा खूंखार है। आप में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे हमारे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रहे, उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आपको उससे इस तरह से हराना है और अपने वश में करना है, जिससे वो खुद ब खुद आपके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाए। जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी की ऐसी शर्त सुनते हैं, सभा तो अपने आप में ही खाली हो जाती है। कई गांव वाले और राजकुमार अपने घर वापस लौट जाते हैं। मोहन भी डर के मारे वापस लौटने लगता है, लेकिन किशन उसे रोक लेता है। मोहन भैया, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। राजकुमारी ने ऐसी शर्त इसीलिए रखी है क्योंकि इसके पीछे कुछ राज है। मैं पागल थोड़ी हूँ कि जानबूझकर शेर के पिंजरे में कूद जाऊंगा। मोहन और किशन भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्हें राजकुमारी ठीक से दिखाई तक नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगती है, किशन को राजकुमारी दिव्या दिखाई देती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि किशन उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। लेकिन मोहन उससे अपना हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला जाता है। कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे। देखा पिताजी, आधे से ज्यादा लोग तो मेरी शर्त सुनते ही भाग गए, और अब ये जो बचे हैं, ये शेर को देखकर भाग जाएंगे। बेटी, तुमने रखी भी तो ऐसी शर्त है, लगता है तुम्हें विवाह करना ही नहीं है। लेकिन चलो, हम इन्हें शेर के पिंजरे के पास ले चलते हैं। क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। ये नामुमकिन है पिताजी, ऐसा कोई वीर धरती पर जन्मा ही नहीं है। जो लोग बचे थे उन्हें लेकर सैनिक महल के बगीचे में लेकर आते हैं। वहाँ एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसके अंदर एक शेर कैद था। इतना बड़ा शेर देखकर कुछ लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, मगर किशन की नजर तो राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। मेरे पास अब खोने को क्या ही है। वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब भी थी। कौन है जो मेरे घर पर इंतजार कर रहा होगा। इसीलिए मैं एक बार ये शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्या पता मेरा भाग्य सचमुच में चमक जाए। जैसे ही लोगों के सामने शेर आता है, जो बचे हुए कुछ गांव वाले और राजकुमार थे वो भी भाग जाते हैं। अब सिर्फ किशन ही अकेला बच गया था। किशन को अभी भी वहां खड़ा देखकर राजकुमारी चौंक जाती है। अरे, तुम गए नहीं? लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं है। नहीं राजकुमारी जी, मुझे इस शेर से एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रहे जीवन की बात, तो मेरे जीवन की वाकई ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए मुझे जीने की बहुत चाह हो। क्या वाकई में? ठीक है, फिर जाइए उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी तकदीर को।
कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरा खोल देते हैं और किशन अंदर चला जाता है। अंदर शेर गुस्से में किशन को देखकर दहाड़ रहा था। किशन पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। तभी किशन देखता है कि शेर के पैरों में तो चोट लगी हुई थी और वहाँ से खून भी बह रहा था, इसलिए शेर और ज्यादा गुस्से में था। ये देखकर किशन सब कुछ समझ जाता है। चोट चोट, मगर अभी तक तो किसी ने शेर से लड़ाई भी नहीं की। इसका मतलब ही कोई पालतू शेर नहीं है। इसे हाल ही में पकड़कर यहाँ लाया गया है। मुझे इसे शांत करना चाहिए। तभी शेर गुस्से में किशन के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन किशन वहाँ से हट जाता है और शेर को ऊपर से दबोचता है। इसके बाद किशन शेर को सहलाने लगता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। शेर किशन को अपने ऊपर से गिरा देता है और फिर उस पर झपट्टा मार देता है, लेकिन इस बार भी किशन शेर की पकड़ से बच जाता है और वो शेर को पीछे से पकड़कर सहलाने लगता है। शांत हो जा मेरे दोस्त, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे परिवार के पास वापस तुम्हें ले जाऊंगा, उसी जंगल में जहाँ तुम रहते हो। बस तुम एक बार शांत होकर मेरी बात सुनो। और शेर वाकई में शांत होने लगता है। किशन की ये बात सुनकर शेर सचमुच शांत हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे मानो वो किशन की बात समझ गया हो और उसे भी अपने घर वापस जाना हो। किशन अपने कुर्ते का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ता है और शेर की चोट पर लगा देता है। ये नजारा देखकर राजकुमारी और राजा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बेटी, इस लड़के ने तो वाकई में तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि वो सिर्फ हिम्मत वाला और बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि वो मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। जैसे ही किशन को निकालकर राजकुमारी के पास लेकर आते हैं, तो किशन राजकुमारी से एक सवाल करता है। राजकुमारी जी, ये शेर पालतू नहीं था, बल्कि जंगली था और इसे पहले से ही चोट लगी हुई थी। और आपने ऐसा क्यों कहा कि वो पालतू है, और आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैं शिकार के लिए जंगल गई थी और वहाँ मैंने देखा कि ये सिर्फ घायल अवस्था में था। मैं इसे देखने के लिए महल ले आई, लेकिन यहाँ अपने परिवार के दूर होने की वजह से बहुत गुस्से में था। इस वक्त मेरे पिताजी मुझे विवाह करने की जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी शांत हो जाए और मुझे विवाह भी ना करना पड़े। मुझे लगा था कि कोई भी मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, मगर आपने तो ये कमाल कर दिखाया। सही कहा राजकुमारी ने। अब उसका विवाह हम धूमधाम से आपसे करवाएंगे। आप ही हमारे राज्य के नए महाराज हैं। ये सुनकर किशन बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वो कुछ सोच विचार करके राजकुमारी से कहता है। लेकिन राजकुमारी, आप इस शर्त से बंधित नहीं हैं। अगर आपको मुझ जैसे गरीब से विवाह नहीं करना है, तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। किशन की बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने पति में जो खूबियाँ चाहिए थी वो सब आप में है, इसलिए मैं आपसे खुद विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी दिव्या का विवाह धूमधाम से किशन से हो जाता है। ये खबर सुनकर किशन का पुराना मालिक नटवर सेठ का सर चकरा जाता है और किशन के रामलाल चाचा तो बड़े ही खुश होते हैं। किशन राज्य का नया राजकुमार बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।